छात्रों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी हेतु MCQ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसका भाग 3 है और भाग 1, भाग 2 पहले ही भेज चुके हैं और एक और बचा है भाग 4, वो भी शीघ्र ही लेकर आ रहे हैं हम। तो आज भाग 3 देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न आता है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम है, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न आता है इसमें, भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त के महीने में हुए थे 1946 में, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 208 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग ने इसमें 73 सीटें जीती थी। अगला प्रश्न था, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है इसमें, गंगा नदी कहां से निकलती है? तो गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमनद के पास गौमुख से, यहां से इसे क्या भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गौमुख से जहां निकलती है तो इसे भागीरथी का नाम दिया गया है। और इसके बाद ये जाके देवप्रयाग में मिल जाती है, तो ये क्या बन जाती है, वहां जाके गंगा इसका नाम पड़ गया है। तो इस चीज को ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंपटीशन की परीक्षाओं में अधिकांशतः ये प्रश्न पूछा जाता है। तो गंगा नदी का जहां उद्गम स्थल है तो वो क्या है, गंगोत्री हिमनद के पास से निकली है, गौमुख से, और उस समय इसका नाम है भागीरथी नदी। और ये देवप्रयाग में जाके मिलती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। एक प्रश्न ये भी बनता है, क्या आप मतदान में भाग ले सकते हैं? तो उसका जवाब बनता है नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी आयु अभी 18 वर्ष नहीं है। उसको आप आंसर इस तरह से लिख देंगे। अगला प्रश्न आता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी मानी गई है गंगा नदी। अगला प्रश्न आता है, नर्मदा तथा तापी नदियां समुद्र में गिरने से पहले कौन सी भू आकृति बनाती हैं? तो ये ज्वार नदमुख भू आकृति को बनाती हैं, ज्वार नदमुख भू आकृति बनाती हैं। अगला प्रश्न आता है, देश का मुखिया कौन होता है? अब बस यहां समस्या आ गई आपके लिए समझने में। देश जैसे ही पूछा जाएगा प्रश्न, देश का मुखिया कौन होता है, आप लोग लिख दोगे देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है, नहीं प्रधानमंत्री होता है। आप लोग ज्यादातर प्रधानमंत्री लिखेंगे, लेकिन इसके दोनों के मायने अपने अलग अलग हैं। अगर संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो देश का मुखिया राष्ट्रपति माना जाता है, वो देश का प्रथम नागरिक होता है। और सरकार की दृष्टि से देखा जाए, सरकार चलाता है, देश को चलाने का काम करता है, कानून बनाना और इत्यादि ये सब संसद के काम हैं। तो इस पर किसका होता है, इसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री। तो और इसी तरह से ये क्वेश्चन आता है। तो भारत में जो है लोकतंत्र का शासन है और शासक जो है कौन चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए यहां प्रधानमंत्री ठीक माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मौनसराम, मेघालय राज्य में स्थित है ये। अगला है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन जो है जून के प्रथम सप्ताह में मानसून आना प्रारंभ हो जाता है। और ये सबसे पहले कहां आता है? ये केरल तट से होता है। अपने यहाँ ये 15 जून के आसपास मानसून आता है। उत्तर प्रदेश में 15 जून के आसपास मानसून आता है। और अगर देखा जाए तो पूरे भारत में 15 जुलाई तक पूरे देश में ये फैल जाता है। जून से सितंबर माह तक ये घनघोर वर्षा करता है, पूरे भारत में भारी वर्षा करता है। तो इस तरह से ये मानसून का भारत में आगमन होता है। और ये जो भी है 15 जून से और 15 जून से प्रारंभ होकर और ये सितंबर माह तक चलता है, जून से सितंबर माह तक चलता है और खूब बारिश होती है, घनघोर बारिश होती है इसमें। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
की स्थापना कब हुई, गठन क्यों किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन इसलिए किया गया था मानव के अधिकारों की रक्षा हो सके, क्योंकि मानव के कुछ अधिकार हैं और मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 में, 93 में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है मानव के अधिकारों की रक्षा करना। अगला प्रश्न आता है शीत ऋतु की विशेषता क्या? तो शीत ऋतु की विशेषता होती है ठंडा दिन होता है एवं ठंडी रातें होती हैं, और भी इसकी विशेषताएं हैं। इसका समय जो है नवंबर से फरवरी तक का समय माना जाता है। इनकी दीपावली से प्रारंभ हो जाता है और ये फरवरी होली आने से पहले तक का समय, ये कौन सा समय होता है? ये शीत ऋतु का समय होता है। अगला प्रश्न आता है इसमें, वह स्थान जहां दिन और रात तापमान में अधिक अंतर होता है। तो थार का मरुस्थल होता है, वहां दिन और रात में तापमान का अंतर अधिक होता है। अगला प्रश्न आता है इसमें, पालमपुर गांव के कितने प्रतिशत लोग खेती कार्य में लगे हुए? तो पालमपुर गांव के अधिकांश लोग, यानी कि 75% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो अब हमारे देश की देखा जाए, हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या जो है, भारत की ही बात ले लें तो भी 70% गांव में निवास करती है, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। लेकिन यह पालमपुर की बात आ रही, यहाँ भी 75% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, उनकी जीविका का मुख्य साधन है। तो ये प्रश्न भी आ जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? तो इन पवनों के लिए उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने या लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। अगला प्रश्न है इसमें 16वां प्रश्न, एल नीनो क्या है? एल नीनो जेट वायु धाराएं होती हैं जिन्हें एल नीनो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने करोड़ लोग निर्धनता की श्रेणी में आते हैं? तो लगभग 27 करोड़ लोग निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। अब इसका मानक क्या है? आप कैसे कह सकते हैं कोई व्यक्ति निर्धन है, तो इसका क्या पैमाना है? इसका पैमाना जो है कई बिंदुओं के मापा जाता है। इसकी एक तो जो है एक ऐसी आर्थिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं उसकी जो होती हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाता, तो हम उसको गरीब मानते हैं और निर्धन मानते हैं। तो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं मेन मानी गई हैं, रोटी कपड़ा और मकान, कहावत में भी है। तो रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं को व्यक्ति नहीं जुटा सकता है, ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाएगा? निर्धन माना जाएगा। और स्वास्थ्य शिक्षा भी नहीं जुटा पाएगा ऐसा व्यक्ति, तो वो निर्धनता की श्रेणी में माना जाएगा। और ऐसे हमारे देश में लगभग 27 करोड़ लोग आज भी हमारे देश में ऐसे हैं जो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जलवायु को कहा जाता है? तो भारतीय जलवायु को मानसूनी कहा जाता है। क्यों? मौसमी जलवायु मौसम के अनुसार जो मौसमी हवाओं के बदलाव पर निर्भर करता है। अनेक ऋतुएं हैं हमारे देश में, ग्रीष्म है, शीत है, वर्षा ऋतु है, अनेक ऋतुएं हमारे देश में पाई जाती हैं। तो उसी के अनुसार मानसूनी जलवायु भारत की मानी गई है मौसम के हिसाब से। अगला प्रश्न है, FCI का क्या अर्थ है? फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत, इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। तो FCI क्या है? भारतीय खाद्य निगम भी है, इसको कहा जाता है भारतीय खाद्य निगम, जिसका कार्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना। गेहूं है, गन्ने हैं और अन्य फसलें हैं, दालें हैं, इन सबका एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाता है और सरकार इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो चीज़ खरीदती है, अनाज को खरीद लेती है और खरीदने के बाद इसका बड़ा सा स्टॉक कर लेती है। FCI के गोदामों में आपने देखा होगा स्टॉक बहुत रहता है उसमें, और वो क्यों 2-2 साल तक का स्टॉक रखा जाता है। देश में अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो स्टॉक को निकालकर और देश की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, लोगों को भोजन कराया जा सके। कभी भी कोई अकाल आ सकता है तो अपना 2 साल का स्टॉक बनाकर सरकार चलती है। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरे हमारे देश में निर्धन अभी भी आप देख रहे होंगे कि महीने में 1-1 बार 2-2 बार राशन की दुकानों पे राशन लोगों को फ्री मिलता है। उसका कुछ मानक है, इन लोगों को राशन मिलेगा, जो भी है उसका निर्धारण है।
तो इस तरह से इस सब किसका कार्य है? FCI का कार्य है, कम दामों पर लोगों, गरीब लोगों को राशन उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न आता है इसका 20वां, शिमलीपाल जीव मंडल निचय किस राज्य में है? ये कंपटीशन की परीक्षाओं में भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। शिमलीपाल जीव निचय मंडल किस राज्य में? तो ये उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न आता है, भारत में 1943 में सबसे भयानक अकाल कौन सा था? अब 2 अकाल थे विश्व में जो सबसे भयानक अकाल माने गए। अगर पहला अकाल देखा जाए तो पहला अकाल तो था ये चीन का अकाल था। चीन में कब पड़ा था? ये चीन में जो है 1959 से 1961 में ये बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा आई, उसमें अकाल पड़ा और लगभग 4 करोड़ लोगों की जान चली गई थी यहाँ पर। तो इतिहास का ये सबसे बड़ा, सबसे भयंकर अकाल माना गया है। और दूसरा जो अकाल है वो हमारे भारत में बंगाल का अकाल था, बंगाल राज्य में पड़ा था, जिसमें जो है 30 लाख लोग मारे गए थे, 30 लाख लोग मारे गए। और ये अकाल जो है 1943 के आसपास ये अकाल पड़ा था, 1943 में। तो ये भी विश्व का दूसरा अकाल है। तो इन दोनों अकालों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। कोई भी अकाल पूछा जा सकता है, आपके कोर्स में तो ज़्यादातर यही अकाल आता है, यही पूछा जाता है। बंगाल का अकाल क्यों? इसमें लोग भुखमरी के कारण मारे गए और अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को नहीं जुटा पाए, जिस कारण लोग मारे गए। जैसे भूख है, कुपोषण है, बीमारी है आदि के कारण 30 लाख लोग मर गए थे। अगला प्रश्न आता है इसमें, नदियों के डेल्टा क्षेत्र में किस प्रकार वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में। अगला प्रश्न आता है इसमें, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन जो है पर्वतों के ढालों पर पाए जाते हैं। इसमें बर्फ पड़ती है और बर्फ जो है, बर्फ के कारण ये शंकुधारी वृक्ष हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, कौन सा वृक्ष शंकुधारी है? तो चीड़ है, देवदार है, सिल्वर फार है, सभी। तो ये सभी वृक्ष जो हैं कैसे हैं? शंकुधारी हैं। तो कभी प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, ये चारों नाम दे दिए, सिल्वर चीड़ दे दिया, देवदार दे दिया, सिल्वर फर दे दिया और सभी विकल्प दे दिया। तो आप इसको सभी वाला विकल्प ठीक करेंगे। अगला प्रश्न आता है, सुंदरी नामक वृक्ष किस डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है? तो सुंदरी नामक वृक्ष जो क्षेत्र है जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता। और अगला प्रश्न इसका लास्ट है, सुंदरवन जीव मंडल नीचे स्थित है। ये सुंदरवन जीव मंडल जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, सुंदरवन जीव मंडल। तो छात्रों ये आप क्वेश्चन तैयार करते चलें और आपकी परीक्षाएं जो हैं 13 तारीख के बाद होंगी, बोर्ड परीक्षा समापन के बाद। और इस तरह आप निरंतर तैयारी करते चलें जिससे कि आप परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और पास होने के लिए पढ़ना नहीं होता है, पढ़ना वह होता है ज्ञान के लिए। आप अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करें क्योंकि कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। सामाजिक विज्ञान को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चनों को याद करेंगे तो अधिकांश क्वेश्चन ये आपकी कंपटीशन परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप निरंतर ऐसे प्रश्नों को याद करते रहें, पढ़ते रहें, खूब मेहनत के साथ पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।